इसरो का पहला सूर्य मिशन अब शुरू होने जा रहा है और मैं हूं आपके साथ जया पाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़1 इंडिया। तो आज आदित्य L1 की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आदित्य L1 आज श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां मिशन मॉडल लेकर श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे इसरो चीफ। श्री वेंकटेश्वर मंदिर में कल पहुंचकर पूजा अर्चना की थी। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बता दें कि आदित्य L1 की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है कल। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के बाद अब इसरो ने सूर्य मिशन की जो तैयारी है उसको पूरा कर लिया। अब सूरज के बारे में जानकारी जुटाने के लिए आज सूर्य की यात्रा के लिए निकलेगा भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का भारतीय समय के अनुसार 11:50 पर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये लैग्रेंज बिंदु पर पहुंचेगा, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो पॉइंट है लैग्रेंज, उस पर पहुंचेगा ये आदित्य L1 और तमाम जो जानकारी है वो जुटाता हुआ नजर आएगा। साथ ही बताते चले कि चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग के बाद अब इसरो ने सूर्य की ओर अपना रुख किया। सूर्य पर जो अपना मिशन तैयार कर रहा है उसका नाम है आदित्य L1। इसको अब सूर्य पे भेजने की जो पूरी तैयारी है वो की जा चुकी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो वहीं आपको बताएं कि भारतीय समय अनुसार 11:50 पर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया जाएगा। दरअसल आदित्य L1 तो आदित्य L1 की आज लॉन्चिंग होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब से कुछ ही समय का जो वक्त है वो बाकी है। इससे पहले पूजा अर्चना भी की गई है। तो और ज्यादा हम जानकारी लेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक शगुन दुबे जुड़ी हुई है और हम जिस तरह से देखें कि जो आदित्य L1 है, जो मिशन है इसरो का, वो पूरी तरह से तैयार है, जिसका काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है कल से ही। क्या कुछ इसके बारे में सबसे पहले हमें जानकारी मिल सकती है? जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। तो जो चंद्रयान 3 की सक्सेस हमें सब लोगों को पता है और बहुत ही एक कॉन्फिडेंस या एक बहुत ही आत्मकांक्षा हमें मिली है उस मिशन से। तो हमने आदित्य 1 जो बहुत पहले से डिजाइन किया हुआ था उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आदित्य का मतलब ही सूर्य होता है और आदित्य 1 अपने सूर्य की पढ़ाई या ऑब्जर्वेशन करने के लिए निकल पड़ेगा। PSLV रॉकेट में जाएगा और ये बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन होने वाला है, लेकिन चैलेंज ये है कि उसको L1 पोजीशन पे जाना है। तो L1 पोजीशन आप बोल सकते हैं एक स्वीट ग्रेविटेशनल पॉइंट होता है, जहां पे 15 लाख किलोमीटर की दूरी इसको तय करनी है पृथ्वी से और वहां पे जाके ये अपने आप को स्थापित कर लेगा उस दिशा में। वो L1 पॉइंट सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो बिल्कुल शगुन, लेकिन इस बीच अगर हम जानने की कोशिश करें कि आखिर इसरो की तरफ से, वैज्ञानिकों की तरफ से ये जो लैग्रेंजियन पॉइंट है सिर्फ यही क्यों चुना गया जो सूर्य और धरती के बीच है? कोई और पॉइंट भी हो सकता था? जी, जैसे कि मैंने बोला ये कि स्वीट ग्रेविटेशनल पॉइंट है, मतलब यहाँ पे दोनों ही चाहे सूर्य एक बहुत बड़ा स्टार है और पृथ्वी एक ग्रह है, तो दोनों की अपनी अपनी ग्रेविटी है। तो वहां पे दोनों की ग्रेविटी ऐसे बैलेंस आउट हो रही है कि वहां पे वो स्टेबल पोजीशन में रहेगा, ना सूर्य अपनी तरफ खींचेगा ना पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगा। दूसरी चीज है वहां पे सबसे अच्छी बात है कि कोई भी एक्लिप्स, कोई भी सोलर इवेंट होता है जैसे कि ग्रहण या ऑकल्टेशन, ये सब जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं उससे हमें रोक पैदा नहीं करेगा, क्योंकि पृथ्वी बीच में नहीं आएगी, वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। तो ऑकल्टेशन हो गया या ग्रहण हो गया, ये सब से सूर्य छुपेगा नहीं, इसलिए हमने ये पॉइंट L1 पॉइंट तय किया है।
शगुन है, लेकिन अगर जिस तरह से हम देखें कि अगर ज्योतिष विद्या के अनुसार देखें तो सूर्य को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है और सूर्य को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक दृष्टि से भी कहें तो सूर्य को सबसे बड़ा सोलर कहा जाता है। सोलर सिस्टम है हमारे सारी सोलर सिस्टम्स में तो लेकिन ऐसा क्या है कि सबसे बड़ा ये ग्रह है और जो हमारा मिशन यहाँ पर जा रहा है आदित्य L1 कब तक पूरे जो सूर्य है उसको कवर कर पाएगा, किस तरह से जानकारी जुटा पाएगा? जी, तो मैं थोड़ा सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में यहाँ सबके लिए बताना चाहूंगी जी कि हमारा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसमें वो बहुत सारे उसके अंदर ग्रह हैं और हर ग्रह का, जैसे एक हमारा परिवार होता है, परिवार में मेंबर्स होते हैं और एक हेड होता है, दादाजी या नानी जी, तो वैसे ही सारे ग्रह होते हैं और उनका हेड एक सितारा होता है, स्टार होता है, जो कि हमारा हेड है सन एक सितारा है। ठीक है, ऐसे जो हमें रात में टिमटिमाते हुए सितारे दिखते हैं आसमान में, वो असल में वो सारे सूर्य की तरह हैं, सूर्य की तरह वो बड़े चमकीले, और अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो सारे सूर्य की तरह हैं, जो रात में टिमटिमाते हुए हमें सितारे दिखते हैं, वो ग्रह नहीं है। और ग्रह ये सारे हैं, हर एक सितारे के पास 7 से 8 ग्रह होते हैं, जैसे कि पृथ्वी, मंगल, ये सारे ग्रह होते हैं, ये छोटे होते हैं बहुत। तो एक सितारा बहुत बड़ा होता है। हमारी अगर मैं आपसे बात करूं, 108 पृथ्वियां समा सकती हैं सूर्य में, इतना बड़ा सूर्य है, क्योंकि सूर्य बिल्कुल है, क्योंकि शगुन इस तरह से बताया गया कि 108 पृथ्वी है वो समा सकती है, उसके बाद जो ग्रह हमारे वो 600 बार सूर्य के अंदर समा सकते हैं। और जो जितने ग्रह, अगर मतलब हर सितारा होता है, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, वो पैदा होता है और फिर वो मरता है, एंड जब वो मरता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है साइज में। तो जब हमारा सूर्य भी अभी बहुत टाइम है सूर्य को खत्म होने में, अपनी एनर्जी यूज करके खत्म होने में, अभी 5 बिलियन ईयर्स है अगर मैं बात करूं, तो बहुत टाइम है, उतने टाइम तक तो कोई भी नहीं रहेगा देखने के लिए। लेकिन जब वो खत्म होने की स्टेज पे होगा, वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो सारे ग्रह, पृथ्वी को भी अपने अंदर संभाल लेगा, तो कुछ बचेगा नहीं। इसलिए बिल्कुल, और ऐसा भी जो वैज्ञानिक है उनकी तरफ से बताया गया कि जब सूर्य खत्म होगा, जैसा कि आपने बताया 5 बिलियन सालों के बाद ये खत्म होगा, और इसके साथ ही जब ये खत्म होने वाला होगा सूर्य, तो अपनी चमक से और ज्यादा चमक होगी और ज्यादा जो उसका तेज होगा वो देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन देखने के लिए हम रहेंगे नहीं, क्योंकि वो जैसे मैंने आपको कहा इतना बड़ा होगा कि पृथ्वी भी उसके अंदर चली जाएगी। और आप सोचिए, जब सूर्य के अंदर अगर पृथ्वी चली जाएगी तो पृथ्वी पे क्या ही वातावरण होगा। तो इसलिए सूर्य को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य में ऐसी बहुत घातक चीजें भी निकलती हैं, सोलर रेडिएशंस निकलते हैं, सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, जो इतना तिनका भी, जो सूर्य का अपना अंग का तिनका भी जो छोड़ता है अंतरिक्ष में, वो अगर पृथ्वी पे गिर जाए तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। इसलिए इन सब चीजों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। हम सुरक्षित क्यों हैं? पृथ्वी सुरक्षित इसलिए क्योंकि हमारे पास एक वातावरण है, एक वायुमंडल है। वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर, जो हमें इन चीजों से बचाता है, हमें रक्षा देता है, सोलर आयन से, सोलर फ्लेयर से, और इन सब चीजों से हमें रक्षा देता है। तो जो हमारा ये मिशन है, जैसे आपने पहला, आपका दूसरा भाग था क्वेश्चन का, उसमें ये पढ़ेगा मतलब सन के पास ही एक बहुत बड़ा वायुमंडल है जिसको कोरोना बोलते हैं। तो वो वाला कोरोना नहीं, बट ये कोरोना सूर्य का वायुमंडल है, इसकी पढ़ाई करेगा आदित्य L1। और उसका कोरोना को क्रोमोस्फेयर भी बोलते हैं, जैसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, उसकी पढ़ाई करेगा। उसमें से निकलने वाली ये जो किरणें हैं, सोलर फ्लेयर्स, उनकी पढ़ाई करेगा, सन के वेदर को समझेगा, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि सन का किन तत्वों से बना है। जैसे सन पृथ्वी की तरह हार्ड सब्सटेंस से नहीं बना है, वहां पे प्लाज्मा है। प्लाज्मा एक जेली टाइप की चीज होती है, जो ना हार्ड मटेरियल है ना सॉफ्ट मटेरियल है, ना सॉलिड है ना लिक्विड है, बीच का कोई स्टेट है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा से पूरा सन बना हुआ है, तो उनकी पढ़ाई करेगा, उसके ऊपर कैसे आयंस हैं, ये सारी चीजें आदित्य L1 अपने मिशन में, बहुत काफी लंबे समय के लिए मिशन प्लान तैयार किया गया है। तो ये धीरे धीरे अपनी स्टडीज करेगा।
और दो इसमें से जो इसमें दो 4 पेलोड है, 2 पेलोड सन की स्टडी करेंगे और 2 पेलोड वहां पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। जो इसके पार्टिकल्स निकलेंगे, जो इसमें से कण निकलेंगे, उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे इन सीटू। जैसे चंद्रयान 3 का प्रज्ञान इन सीटू एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वैसे ही इसमें वो दो जो अलग से पेलोड है वो इन सीटू, मतलब कि वहां पे ही वैज्ञानिक ये अपना कार्यभार संभालेंगे। बिल्कुल, पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, अगर हम जिस तरह से देखें कि आज जो आदित्य L1 है उसकी लॉन्चिंग करने जा रहा है इसरो, लेकिन इससे पहले हमने देखा था चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की थी, और जमीनी स्तर पर हम देखें तो क्या वही लोगों में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा था जो उस टाइम पे था चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आप चाहे ज़मीनी स्तर पर देखिए या सोशल मीडिया पर देखिए, लगातार आदित्य L1 ट्रेंड कर रहा है। इसके साथ ही चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या तमाम केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, आपने देखा कि जब चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हुई थी, सफल लैंडिंग कहीं न कहीं हुई थी, उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि भारत एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है, और ख़ासतौर पर वो मौका था जब रक्षाबंधन के दिन तमाम छोटी छोटी बच्चियाँ प्रधानमंत्री को राखी बांधने गई थी। तब प्रधानमंत्री ने पूछा था कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई, उसके लेकर आप क्या कहोगे। इसके साथ ही उन्होंने एक सवाल उन छोटी बच्चियों से किया कि 2 सितंबर यानी कि आज के दिन क्या होने वाला है। तब उन बच्चियों ने बताया कि किस तरीके से आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा और इसरो ने इसकी तैयारी कर ली है। तो निश्चित रूप से आज भी कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही चूंकि इसरो के तमाम जो प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया या वेबसाइट की बात करें, उस पर कहीं ना कहीं लाइव टेलीकास्ट इसका किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि लगातार इसरो जो है वो कहीं ना कहीं इतिहास रच रहा है, चाहे चंद्रयान 3 की बात करें या आदित्य L1 की बात करें। चूंकि आदित्य L1 पर आज सबकी निगाहें टिकी हुई है। बताया जा रहा है कि जो लार्जेस्ट पॉइंट है वहां तक पहुंचने में कहीं ना कहीं इस मिशन को करीब 4 महीने का वक्त लगेगा। 15 लाख किलोमीटर की वो दूरी कहीं ना कहीं तय करनी होगी। इसके साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों की अगर हम बात करें, आपने देखा कि जो इसरो के प्रमुख हैं एस सोमनाथ, उन्होंने कहा कि चाहे रॉकेट की बात करें या सैटेलाइट की बात करें, पूरी तरीके से हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। और उन्होंने उम्मीद जताई, पूरी तरीके से भरोसा दिया। जिस तरीके से उन्होंने चंद्रयान 3 को लेकर भरोसा दिया था, उसी तरीके से उन्होंने आदित्य L1 को लेकर भी भरोसा दिया है कि को जानकारी प्राप्त हो सकेगी और एक लंबा वक्त कहीं ना कहीं इसमें जरूर लगेगा, लेकिन आज सफल लॉन्चिंग होगी और कहीं ना कहीं पूरे जो इसरो के वैज्ञानिक हैं वो श्रीहरिकोटा में इस मिशन को कहीं ना कहीं अंजाम देंगे। और चूंकि जो काउंटडाउन है वो कल 11:50 के आसपास से ही शुरू हो गया है, थोड़ी देर का वक्त बचा है। अलग अलग जगहों पे टेलीविज़न स्क्रीन लगाई गई है देश भर में, और जहां जहां छोटे छोटे बच्चों को वहां पे बुलाया गया है और खुद भी बच्चे पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है और इसी दिशा में इसरो भी लगातार काम कर रहा है। चंद्रयान 3 का हमने जिक्र किया, हमने आदित्य L1 का जिक्र किया, और आपने हाल ही में देखा होगा कि चंद्रयान 4 को लेकर भी कहीं ना कहीं उस दिशा में भी इसरो काम कर रहा है। इसका जिक्र एस सोमनाथ जो कि इसरो के प्रमुख हैं उन्होंने भी किया। तो निश्चित रूप से लगातार इसरो इतिहास रच रहा है और आज भी भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये मिशन जिस तरीके से सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है, लॉन्चिंग के लिए थोड़ी देर का वक्त बचा है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मिशन में अगर हम बात करें, पूरे इस रॉकेट की बात करें जो मिशन लॉन्च किया जा रहा है आदित्य L1, इसमें 7 पेलोड है। पूरी तरीके से अलग अलग बिंदुओं पर को पता लगाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जाएगी। सूर्य के आसपास किस तरीके की किरणें हैं, क्या कुछ उससे बेहतर चीज़ें भविष्य में की जा सकती हैं, इन सब तमाम विषयों पर कहीं ना कहीं इसरो के वैज्ञानिकों को एक सहूलियत मिलेगी भविष्य के लिए। तो निश्चित रूप से आज भारत के लिए काफी ऐतिहासिक दिन है, बड़ा दिन। बिल्कुल पीयूष, भारत के लिए आज का दिन भी काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि 30 अगस्त का भी वो दिन था जब इतिहास में वो दर्ज किया गया था, और आज का दिन भी इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। शगुन, लेकिन इस बीच अगर हम बात कर ले कि लोगों को अब भी ये लग रहा है कि जो मिशन है आदित्य L1 जो भेजा जा रहा है सूर्य पे, वो वाकई सूर्य तक जाएगा, लेकिन उनको ये अभी नहीं पता है कि वो सूर्य से पहले जो बिंदु है लैंग्रेजियन, वहां पर रुक जाएगा, वहीं पर काम करेगा। तो वहां पर जाके किस तरह से काम करेगा और क्या काम होगा? आपकी बात बिल्कुल सही है। सूर्य तक ये मिशन नहीं जाएगा, वो बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज है उसकी कल्पना करना भी, क्योंकि सूर्य का जो टेम्परेचर है
वो हजारों डिग्री सेल्सियस में होता है, 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। आप सोचिए 5000 डिग्री सेल्सियस क्या कोई भी झेल सकता है, कोई भी स्पेसक्राफ्ट झेल सकता है। तो ये एक बिल्कुल नामुमकिन वाली बात है, सूर्य के पास हम नहीं भेज सकते हैं। और हम हमने एक ऐसा पॉइंट चुना है स्पेस में, अंतरिक्ष में, जो जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में है, ताकि वो ऐसा पॉइंट है जहां से हमें कोई रुकावट भी ना हो कि सूर्य ग्रहण हो रहा है तो हम सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं। और जो ग्रेविटी है, जिसको ध्रुत्वाकर्षण बोलते हैं, वो भी इतना हो कि ना सूर्य की तरफ जा सके ना पृथ्वी की तरफ, बीच में कहीं रह के ये मिशन को सक्सेसफुली अपने मकाम पे ले जाए। तो जो इसके बहुत अहम पहलू हैं इस मिशन के, वो उनमें से कुछ पहलू हैं सूर्य की जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, जिसको क्रोमोस्फेयर बोलते हैं या कोरोना बोलते हैं, उसकी स्टडी करना, उसको पढ़ना। तो उसमें क्या है, कैसे तत्व हैं, कैसा है उसका एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजों की जानकारी लाना। उसमें कौन से आयंस हैं, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो इन सब चीजों की जानकारी करना कि उसका एटमॉस्फेयर या उसका क्रोमोस्फेयर, सन का हम क्रोमोस्फेयर बोलते हैं, कैसा है। दूसरी चीज है जो सन की सतह है, या सन का जिस तत्व से बना है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, तो उस प्लाज्मा की पढ़ाई करना, उस प्लाज्मा को ऑब्जर्व करना कि उस प्लाज्मा में कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं, या कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं, उनकी जानकारी करना। और तीसरा अगर मैं बोलूं तो जो सूर्य से निकलती है, सूर्य क्या करता है, कोई भी सितारा अपने शरीर के लपटें छोड़ता है अंतरिक्ष में। तो वो लपटें बहुत ताकतवर होती हैं और वो किसी भी स्पेसक्राफ्ट को बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। सबसे बड़ा चैलेंज सारे ये जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं, इनके लिए ये सोलर फ्लेयर ही होता है। तो उसकी स्टडी करना कि वो कब कब कितने टाइम में निकल रहा है, कब कितने टाइम में सूर्य उसको छोड़ता है, किस दिशा से कैसे छोड़ रहा है, ये सारी चीजें पता करना। तो ये कुछ उसके अहम पहलू हैं जो आदित्य L1 पूरा करेगा। बिल्कुल, ये तमाम पहलू पे काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पीयूष अब जिस तरह से देखें कि लगातार जो समय नजदीक आ रहा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो शगुन, लेकिन इस बीच हम एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा आदित्य L1 है, जब पहुंचेगा सूर्य से कुछ दूरी पर अपने लैग्रेंज पॉइंट पर, तो वहां पर किस तरह से कार्य शुरू करेगा, क्योंकि जैसा कि बताया कि काफी दूरी पर रहेगा और 108 बार धरती सूर्य में समा जाएंगी। तो ये किस तरह से पूरे सूर्य को कवर करेगा और कितने दिन में कवर कर पाएगा? जी, तो जैसे कि आपको पता है, सूर्य अपने आप में बहुत बहुत बड़ा एक स्टार है, सितारा है। और अगर आप पृथ्वी को देख लीजिए, पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं उसके चारों तरफ अपनी पूरी कक्षा करने में, पूरी ऑर्बिट खत्म करने में, जिसको हम 1 साल बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो ये आदित्य L1 है, ये L1 पॉइंट पे जाकर सूर्य को देखेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि उसको सूर्य के पास जाना है, या हमारे ऐसे बहुत से ऐसे स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ, जो हमें वेदर या कम्युनिकेशन, इन सब चीजों में मदद करते हैं। तो ऐसे ही आदित्य L1 भी यही कोशिश है, पहला हमारा सोलर मिशन है जो सूर्य को ऑब्जर्व करेगा। सूर्य के उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है, जैसे पृथ्वी की जो स्पीड है, उसके जो जिस स्पीड पे पृथ्वी रिवॉल्व करती है या घूमती है सूर्य के चारों तरफ, उसमें उसको 365 दिन लगते हैं। वैसे ही आदित्य L1 को भी वो निर्धारित करेगा उसकी क्या स्पीड है, कितनी स्पीड पे वो चलेगा धीरे धीरे, और कैसे वो ऑब्जर्व करेगा सूर्य को चारों तरफ से, सूर्य की फोटोज, सूर्य के पिक्चर्स खींच के हमें भेजेगा, कम्युनिकेटेड रहेगा इसरो से और हमारे बाकी सैटेलाइट से। तो आदित्य L1 ये निर्धारित मतलब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 से 1.5 साल उसको पूरी एक कक्षा करने में लगेगा। और इस दौरान वो कई सारे ऐसे हमें छुपे हुए पहलू सूर्य के दिखाएगा, जिसका डेटा हमारे पास नहीं है। हम बाकी एजेंसीज हो गई, नासा हो गया या यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गई, इन सब से इस डेटा के लिए अभी तक निर्भर थे। जितना भी सूर्य का डेटा था, हमारे पास कोई भी डेटा नहीं था इस रिगार्ड में। मगर अब जब हमारा आदित्य L1 आ जाएगा तो हम डायरेक्ट स्टडी कर पाएंगे सूर्य की, और हमेशा हम ये देख पाएंगे कि अभी
सूर्य में कौन सा फेज चल रहा है, कितनी अभी उसमें उत्तेजना है या किस वक्त उसमें सोलर फ्लेयर निकलने वाली है, और एक तरह से पूरी तरह से हम सूर्य को समझ पाएंगे। और ऐसा अगर कोई और सितारा है हमारे पास जो कि है, उसको हम देख पाएंगे। अगला मिशन हम उसके लिए तैयार करेंगे ताकि हम ये फ्यूचर मिशन के लिए अपने आप को तैयार कर पाए कि क्या ऐसा कोई सितारा है पास में जो अपने आसपास ग्रह हैं उसके जिसमें हम रह सकते हैं। तो क्योंकि मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था, हर सितारे के पास अपने खुद के ग्रह होते हैं, और ये डिपेंड करता है सितारे पे, जैसे कि सन पे कि कितनी दूरी पे है। जैसे पृथ्वी एकदम सही दूरी पे है तो पृथ्वी पे ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है। अगर मैं बात करूं मंगल की, तो मंगल काफी पास है सूर्य के, तो आप देख सकते हैं मंगल पे कोई सॉरी मंगल नहीं, मार्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मरकरी की बात कर रही हूँ। मरकरी जो ग्रह है वो एकदम सूर्य के सबसे पास है, तो मरकरी पे बिल्कुल भी आप देखेंगे एकदम वहां पे कोई भी जीव जंतु नहीं है, क्योंकि वो सूर्य के पास है, सूर्य की तपन से वो एकदम बिल्कुल, जिस वजह से उसके पास रहना असंभव हो जाता है। लेकिन शगुन, इस बीच ये भी जानेंगे कि आदित्य L1 जो कि आज मिशन पहुंच रहा है, उसको सूर्य तक पहुंचने में, अपना कार्य संपन्न करने में इसरो को इसमें क्या कुछ आगे चुनौतियां देखने को मिल सकती है? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 15 लाख किलोमीटर दूरी है इसकी पृथ्वी से, इस पॉइंट की। तो आपने देखा जैसे चांद पे सिर्फ 350 मिलियन किलोमीटर्स था, 3,500 मिलियन किलोमीटर्स था, तो उसमें आपने देखा लगभग 40 दिन का समय लगा। तो इसमें आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि 15 लाख किलोमीटर दूरी तय करने में काफी समय लगेगा। 3 से 4 5 7 महीने लग सकते हैं इसको वहां तक पहुंचने में। और जब वो पहुंच जाएगा, सबसे पहली चुनौती तो यही है कि वहां तक सही सलामत पहुंचना, इतना हमारे पास फ्यूल हो कि PSLV जो रॉकेट इन्होंने चुना है इसरो ने, वो काफी शक्तिशाली और काफी दूर तक जाने वाला रॉकेट है। काफी दूर दूर उसने स्पेस में मिशन अपने तय किए हैं, तो वो काफी पोलर सैटेलाइट उसको हम बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट व्हीकल, तो वो काफी दूर तक जाएगा। और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमारे पास इतना फ्यूल हो कि हम ढंग से उसको वहां तक पहुंचा सकें, प्लस हमारे नुकसान ना पहुंचे हमारे इस स्पेसक्राफ्ट को, या फिर कोई जैसे अंतरिक्ष में बहुत सारे मीटरॉइड्स या फिर बहुत सारे एस्टेरॉइड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं उल्कापिंड, तो वो उल्कापिंड से ना टकरा जाए। ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं किसी भी लंबे मिशन में कि उल्कापिंड इधर से उधर भटकते रहते हैं, और वो कभी भी किसी भी ग्रह पे या किसी भी स्पेसक्राफ्ट पे जाके टकरा सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो ना हो। और उसके लिए हम बस वैसे हमने जो अपना ये पूरा पाथ, ये पूरा दिशा निर्धारित करी है, वो हमने सोच समझ के कैलकुलेशन करके ही निर्धारित करी है। लेकिन तब भी अगर कोई उल्कापिंड आ गया तो उससे बहुत बड़ा हमारे स्पेसक्राफ्ट को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये सारी चीजें अभी इसरो के दिमाग में चैलेंजेस चल रहे हैं, चुनौतियां चल रही हैं, और हम चाहते हैं कि जैसे हमारा चंद्रयान 3 एकदम सक्सेसफुली बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, उसी तरह से जो हमारा ये सूर्य मिशन है ये भी सक्सेसफुल रहे, इसके लिए सभी प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी देखा, चंद्रयान के लिए भी सब प्रार्थना करते हुए नजर आए थे। फिलहाल शगुन, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन यहाँ इस बीच वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। पहले नल नहीं था तो दूर से पानी डालना पड़ता था, अब सरकार ने नल लगा दिया, अब सुविधा हमको हो गया। सरकार ने जो नल लगाया उससे हम लोग को बहुत फायदा हुआ, बीमारियों से भी बचने का फायदा हुआ है। सीएम योगी ने घर घर नल से जल अभियान से बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर। यूपी में 2,65,00,000 ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य। 1,47,00,000 परिवारों तक पहुंचा नल से शुद्ध पेयजल। पीएम मोदी का देश में हर घर नल से जल मिशन पूरा करने का लक्ष्य है मार्च 2024। सीएम योगी इस नजरिए से यूपी में प्रतिदिन लगाए जा रहे 43,000 नल कनेक्शन को बढ़ाकर 50,000 करने की ओर। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हर घर नल की योजना प्रारंभ हो रही है। हर घर में जल उपलब्ध कराने का सपना साकार हो रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना इसी रूप में आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में योगी सरकार यूपी में शुद्ध पेयजल की समस्या कर रही है हल, लगाकर
हर घर नल। जी हाँ, सिर्फ कैंट देता है 4 साल तक फ्री सर्विस और सर्विस मिले सबसे फास्ट। कैंट का सबसे शुद्ध पानी पीते रहें और बेफिक्र रहें। शिक्षा प्रोत्साहन योजना। आर्थिक कारणों से तेंदुपत्ता संग्राहक के होनहार बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते थे। अब शिक्षा प्रोत्साहन योजना उनके लिए बड़ा सहारा बनी है। 75% या अधिक अंक लाने पर कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं को 15,000 रुपए, 12वीं के छात्र छात्राओं को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसलिए भरोसा है न्याय पर। प्रिया, नहीं यार, दांतों में दर्द है। तू ब्रश नहीं करती? रोज करती हूँ। क्या टूथपेस्ट से? मतलब देख, एक सच होता है और उसका ऑपोजिट। सच का ऑपोजिट झूठ। तो जिससे तू ब्रश करती है वो है झूठ पेस्ट। और तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंत कांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। पतंजलि दंत कांति अकरकरा, नीम, तोमर, बबूल, पुदीना, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत। इनपुट सब्सिडी अन्य फसलों के लिए राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 से समस्त खरीफ फसलों और उद्यानिकी फसलों को शामिल किया गया। जो खेती करता हूँ, सब्जी का खेती, पिछले बहुत पहले साल से मतलब पौधे को जितनी ज़रूरत पानी की आवश्यकता होती है उतनी पानी समय पर दे पाता हूँ। फसल का जो मुनाफा मतलब पहले की अपेक्षा अभी डबल हो गया। खुशहाल किसान, खुशहाल छत्तीसगढ़। केड़ा मसाला ओए? छोले दा या लोबे दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सबको मजेदार बने। मेरा रंगीला। ये जायका पंजाब का, जुबान से उतरे दिल में ठहरे। सुना तो होगा, सरसों दा साग, मक्के दी रोटी, कड़ी पकौड़ा, राजमा चावल, दाल मखनी मक्खन में डूबी। चखी तो होगी विद लच्छा पराठा। लस्सी के ग्लास में घुली पंजाबियत होठों पे छप जाती है, बरसों की प्यास बुझाती है। गली गली से आती खुशबू रूह को छू जाती है। जिधर से गुजरो, जहां भी जाओ, कुछ खाने को जी करता है। पेट तो भर जाता है लेकिन दिल कभी नहीं भरता। रंगला है पंजाब का जायका, एक बार तो आके चखो जरा। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ। और क्या चटपटा है राजेश मसाला। अच्छा, ट्राई करिए। टेस्ट मस्त, जबरदस्त राजेश मसाले। शिक्षा प्रोत्साहन योजना। आर्थिक कारणों से तेंदुपत्ता संग्राहक के होनहार बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते थे। अब शिक्षा प्रोत्साहन योजना उनके लिए बड़ा सहारा बनी है। 75% या अधिक अंक लाने पर कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं को 15,000 रुपए, 12वीं के छात्र छात्राओं को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसलिए भरोसा है न्याय पर। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का। तभी तो हम हैं इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, अप टू 50 MVA। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल में। खेती छोड़ चुके लोगों का रुझान फिर से खेती की ओर बढ़ा है। जय जोहार संगवारी, मैं कृष्ण कुमार सोनकर। बचपन से सब्जी का खेती करते हैं। तो इस साल यानी कि भूपेश बघेल सरकार के द्वारा हम लोग को राजीव गांधी न्याय योजना के तरफ से यानी कि पैसा मिल रहा है। ये बाड़ी में हम लोग टमाटर लगाए हैं, डोड़का लगाए हैं, भांटा है, सब लोग यानी कि हम लोग मंडी में ले जाते हैं बेचने के लिए। तो बेचबो तो लाभ तो मिलना है। ब्रेक के बाद
एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और आज हम बात कर रहे थे कि इसरो का ये पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 आज लॉन्च होने के लिए तैयार है। अब से कुछ ही समय का वक्त बचा है, करीब करीब 1.5 घंटे के आसपास का वक्त बच रहा है जब ये लॉन्च किया जाएगा। और इसी के बारे में हम और ज्यादा जानकारी जुटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ वैज्ञानिक शगुन लगातार बनी हुई है, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो इस बीच हम उनसे और भी सवाल करेंगे और सूर्य के बारे में जानेंगे, आदित्य L1 के बारे में जानेंगे। शगुन, लेकिन इस बीच अगर हम बात करें कि लोगों के मन में अब भी ये सवाल है कि आदित्य L1 आखिर इसका मकसद क्या होगा और जो खोज होगी वो कितनी बड़ी होगी? जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये आदित्य L1 मिशन है इसके कई सारे पहलू हैं। तो अगर मैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण पहलू की बात करूं तो एक तो है कि इतनी दूर की सफर तय करना कि जो 15 लाख किलोमीटर 15 मिलियन किलोमीटर का सफर है पृथ्वी से, जो कि हेलो ऑर्बिट में जाके अपने आप को L1 पॉइंट में स्थापित करना। L1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें दोनों ही पृथ्वी और सूर्य की जो ग्रेविटी है या जिसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं वो इक्विलिब्रियम पे होती है, मतलब कि बैलेंस पे होती है। तो वहां पे अपने आप को स्थापित करना। दूसरी चीज है जो सूर्य के, इसमें 7 पेलोड है जिसमें से 4 पेलोड सिर्फ सूर्य की फोटो खींचेंगे। हमें एक इसमें जो पेलोड है VLC करके वो हमें 1400 के आसपास रोज की फोटोज भेजेगा सूर्य की और सूर्य की जानकारी देगा। बाकी जो है जो 3 पेलोड है वो जो सूर्य से निकलते हुए पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उनको वो जब स्पेसक्राफ्ट में छू कर जाएंगे तो उनकी स्टडी करेगा और ये देखेगा कि सूर्य किन किन चीजों से बना है या सूर्य में कौन सा तत्व ज्यादा है। क्योंकि हम जो सूर्य में एनर्जी है, आपको पता है, अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो सूर्य एक ऐसा हाइड्रोजन बॉम्ब है, क्योंकि सूर्य में हाइड्रोजन एटम बॉम्ब है सूर्य। तो उसके बारे में एक समझना कि कैसे वो बना है, क्या उसमें रिएक्शंस हो रही हैं, क्योंकि एक बॉम्ब में रिएक्शंस होती हैं हर वक्त, तो वो चेन रिएक्शंस कैसे सूर्य में हो रही हैं, सूर्य का वेदर कैसा है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, ये सारी जानकारियां हमें, क्योंकि सूर्य हमारे सबसे पास है। ग्रहों की हमें कई सारी जानकारियां हैं, मंगल ग्रह की जानकारी हमें मिशन मंगलयान से, चांद की अब हमें जानकारी है, लेकिन हमारे पास सूर्य की कोई जानकारियां नहीं। तो सूर्य की जानकारियां हमें देगा ये कि किस तरह से बना है, वो कैसे बना होगा। जब हमारा जो ग्रह मंडल है, सोलर सिस्टम, वो बना था तो सबसे पहले सूर्य आया होगा। तो इससे हमारी जो आकाश गंगा गैलेक्सी है, मिल्की वे जिसको हम बोलते हैं, वो कैसी है, वो कैसी बनी होगी, या हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना होगा, इन सब चीजों के बारे में ये सब पहलू अपने आप खुलते जाएंगे हमें। ये तो अभी शुरुआत है, तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री हैं जो सूर्य को पढ़ने से हमारे पास उसके उत्तर आते जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन शगुन, अगर इस बीच अगर हम ये जाने कि लॉन्च के बाद जो हमारा ये आदित्य सूर्ययान है कितने दिन तक ये L1 पॉइंट पर रहने वाला है? जी, तो जो हमारा आदित्य L1 है उसको पहली बात तो लगभग, जैसे हमारे S सोमनाथ जी ने बोला है कि 125 दिन, मतलब 4 महीने के आसपास उसको समय लगेगा पहुंचने में वहां तक। और उसके बाद वो अपना, इसका ये जो मिशन डिजाइन किया गया है ये थोड़ा लंबे समय के लिए डिजाइन किया है, तो ये काफी दिन तक L1 में रहेगा। अगर मैं आपको एक अनुमान बताऊं तो ये कुछ महीनों तक L1 पोजीशन में रहेगा और वहां से अपनी सूर्य की जानकारियां हमें देता रहेगा। तो ये इस तरह से इन्होंने डिजाइन किया है ये मिशन। बिल्कुल, और इसमें भी बताया जा रहा है कि कई इसमें पेलोड्स भी लगाए गए आदित्य L1 में। तो कौन कौन से पेलोड्स लगाए गए और ये क्या काम करेंगे? जी, इसमें हमने 7 पेलोड्स इसरो ने लगाए हैं। 7 पेलोड्स में 4 पेलोड का काम यही है कि सूर्य को देखना, उसकी फोटोज लेना, उसकी ऑब्जर्वेशन करना, टकटकी लगा के सूर्य को देखते रहना। और 3 जो बचे हुए 3 पेलोड्स हैं। तो पहले तो मैं बता दूं पेलोड क्या होता है। पेलोड एक साइंटिफिक जैसे मशीन होती है जिसको हम स्थापित करते हैं किसी भी स्पेसक्राफ्ट में, ताकि वो हमें जो साइंटिफिक जानकारी है वो दे सके। जैसे कि
पेलोड किसी भी तरीके का हो सकता है, स्पेक्ट्रोग्राफ हो बिल्कुल सकता बिल्कुल है। शगुन, आपके पास आएंगे दोबारा से इसके बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ पीयूष भी जुड़े हुए हैं और उनके साथ वैज्ञानिक भी है। पीयूष, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, आज भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है और जिस तरीके से चंद्रयान 3 की सफलता हुई उसके बाद आज आदित्य L1 की बारी है और पूरा देश आज यही इंतजार कर रहा है कि किस तरीके से ये मिशन सफल हो जाए और उम्मीद भी यही जताई जा रही है क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने भरोसा दिया है। हमारे साथ वैज्ञानिक भी हैं, हम बातचीत कर लेते हैं। सर, चंद्रयान 3 के वक्त भी हमने आपसे बातचीत की थी, ऐतिहासिक दिन था, सफलता मिली। आज किस तरीके से आदित्य को लॉन्च किया जा रहा है और क्या कुछ ये पूरा मिशन रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल आज आदित्य L1 का लॉन्चिंग यहाँ पर होगा, श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगा। 11:50 लॉन्चिंग है। लॉन्चिंग के बाद करीब 140 दिन के बाद ये धीरे धीरे जो है, पहले हमारा जो यान है, यान को रॉकेट जो है PSLV रॉकेट, इनको पृथ्वी का जो ऑर्बिट के ऊपर प्लेस करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे 3 या 4-5 चक्कर काट के इसको वहाँ पर एक पॉइंट पे ऐसे प्लेस करेंगे, वहाँ पर कंटिन्यूसली जो है इसको बिना इंटरप्शन के सूर्य को ऑब्जर्व करते रहेंगे। इस पूरे मिशन में सर कितना दिन लगेगा और क्या कुछ जानकारियाँ उससे प्राप्त होगी? जैसे देखिए, वहाँ से छोड़ने के बाद 140 दिन वहाँ तक पहुँचने में चाहिए। 40 दिन वहाँ पहुँचने के बाद जैसे L1 जो पॉइंट है वहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि वहाँ पर ग्रेविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। और उसके अलावा मेन रीज़न ये भी है वहाँ पर प्लेस करने में, क्योंकि आप बिना बाधे के सूर्य को हमेशा देखते रहेंगे। जैसे आप जानते हैं वहाँ पर एक जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजा गया है, वो भी उसी एरिया में प्लेस किया हुआ, क्योंकि हमेशा सूर्य को ऑब्जर्व करते रहेंगे। लार्जेस्ट जो पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है और उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? देखो, L1 जो ऐसा पॉइंट जैसे बताया जा रहा है वो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी पे है। जैसे आप ये अगर सोचें कि हमारा सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है, तो ये 15 लाख किलोमीटर माने तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट हमें चाहिए कि दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल बराबर हो, ताकि हमारा स्पेस का बिल्कुल सही सलामत रहे। मतलब ये कहा जा सकता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये कहीं ना कहीं मिशन किया जा रहा है। सूर्य से थोड़ी बहुत दूरी भी रहेगी क्योंकि सूर्य का जो तपिश है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। देखो, सूर्य जो है हमारे पृथ्वी से 109 गुना बहुत बड़ा है, क्योंकि इसलिए आप इसको मान सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ज़्यादा होगा। इसलिए एक ऐसा पॉइंट वहाँ पर स्पेस में है, वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने खोज निकाला है, मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन के तो खोज निकाला है। L1 एक्चुअली पॉइंट है, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने पहले बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल ज़ीरो रहेगा। वहाँ पर प्लेस करने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि भाई हमेशा के लिए सन को ऑब्जर्व करते रहेंगे। इस मिशन को तैयार होने में कितना समय लगा? क्योंकि चंद्रयान 3 के बारे में हमने देखा और आदित्य L1 की अगर हम बात करें तो इसकी तैयारियों में, इसको बनाने में कितना समय लगा? देखो, हमारा जो आदित्य मिशन का जो हमारा ISR का जो प्रोजेक्ट है काफ़ी सालों से चल रहा है और 2018 से इनका प्लान है। लेकिन इसके बीच में जो कोरोना आ गया, कोविड-19 आ गया, कोविड-19 आगे से कुछ डिले हुआ है। उसके बाद उन्होंने 2020 में इसको तय किया था, लेकिन उसके फिर चंद्रयान 3 का प्लान आ गया, तो धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ते हुए अब वो आज ही इनका फाइनल डेट है 2 तारीख सितंबर को और 11:50 पे लॉन्च होंगे। चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें बिल्कुल, क्योंकि पीयूष यहाँ पर लगातार आप भी बातचीत कर रहे हैं, जानकारी हम तक पहुंच रही है, दर्शकों तक पहुंच रही है, लेकिन शगुन भी हमारे साथ बनी हुई है। दोबारा आपके पास वापस आएंगे। शगुन, इस बीच अगर हम जानने की कोशिश करें कि जो आदित्य L1 है वो लॉन्च के बाद क्या काम करेगा, क्या जानकारियां जुटाएगा? है ये सबसे पहले जब ये सक्सेसफुली, जैसे सर बोल रहे थे, L1 पॉइंट पे स्थापित हो जाएगा, उसके बाद जो सूर्य का वायुमंडल है जिसको हम क्रोमोस्फेयर बोलते हैं या कोरोना बोलते हैं, उसकी पढ़ाई करेगा। फिर एक टर्म होता है कोरोनल इजेक्शन। कोरोनल इजेक्शन मतलब जो सूर्य है वो अपने हिस्सा या अपने अंग का हिस्सा हर वक्त स्पेस में या अंतरिक्ष में छोड़ता रहता है, तो उसकी पढ़ाई करेगा कोरोनल इजेक्शन की। तो क्रोमोस्फियर हो गया सूर्य का वायुमंडल, उसकी पढ़ाई करेगा। कोरोनल इजेक्शन हो गया उससे निकलने वाले छोटे छोटे तिनके
जिससे बहुत नुकसान हो सकता है स्पेसक्राफ्ट्स और बाकी ग्रहों को, उसकी पढ़ाई करेगा। और तीसरी चीज जिसकी ये स्टडी करेगा या ऑब्जर्व करेगा, उसके प्लाज्मा की और कैसा टेम्परेचर है, कैसी डेंसिटी है सूर्य की। तो जो भी उसके सतह के या सूर्य के सतह के बारे में हमें जानकारी देगा। तो ये 3 मेजर ऊपर की चीजें हैं जो ये पहले करेगा, उसके क्रोमोस्फेयर या कोरोना को पढ़ने का। तो मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जब भी ग्रहण होता है, जैसे सूर्य ग्रहण होता है जिसमें पूरा सूर्य ग्रहण में छुप जाता है, तो जब अगर जो लोग ऑब्जर्व करते हैं सूर्य को, देखते हैं उस टाइम, तो अगर आप देखोगे तो सूर्य के चारों तरफ एक वायु मतलब एटमॉस्फेयर दिखता है, एक अजीब सा धुंध जैसा चारों तरफ दिखता है पूर्ण सूर्य ग्रहण में। तो वो एक्चुअली सूर्य का एटमॉस्फेयर है या वायुमंडल है, जो जब हमें पूरे सूर्य ग्रहण में देखने को मिलता है। तो वो इतना पावरफुल नहीं होता कि उससे हमारी आंखों को कुछ भी नुकसान पहुंचे। तो वो सूर्य ग्रहण में हमें ऐसे पता चलता है कि वहां पे एक वायुमंडल है। तो उसकी पढ़ाई आदित्य L1 बिल्कुल, ये तमाम चीजें जिनकी पढ़ाई करता हुआ, जिनकी खोज करता हुआ और जिनके बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाता हुआ हमारा जो आदित्य L1 है वो नजर आएगा। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगे जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है, क्योंकि इस बार हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां आदित्य L1 लॉन्चिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब कुछ ही समय का वक्त बचा है, से कुछ ही देर में यहां पर जो लॉन्चिंग है वो लॉन्च हो जाएगा हमारा आदित्य L1, और लगातार सभी की जो निगाहें हैं वो हमारे इस मिशन पर, इसरो के इस मिशन पर टिकी हुई है। लगातार हम जानकारी जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसरो का ये पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1, जहां आज इसकी लॉन्चिंग होने जा रही है। काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है आदित्य L1 का। और इससे पहले आपको बता दें कि लॉन्चिंग से पहले श्रीहरिकोटा में यहां पर श्री वेंकटेश्वर मंदिर लेके गए थे। तो वही आपको बता दें कि अब तक कुल 22 सूर्य अभियान हो चुके हैं, और कहां हुए ये भी बता दें। जर्मनी में 1974 में ये पहला सूर्य मिशन नासा के साथ भेजा गया था। और इसके साथ ही आपको बता दें जो अगला सूर्य मिशन हुआ था वो यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी 1984 में अपना ये पहला सूर्य मिशन वो भी नासा के साथ भेजा था। और अब ये जो भारत अपना पहला सौर मिशन भेज रहा है वो अपने दम पर और अकेले भेजता हुआ नजर आ रहा है। और इसरो पूरी दमखम के साथ और पूरी तैयारियों के साथ इस पूरे मिशन में जुटा हुआ है। तो आपको बता दें कि 22 सूर्य अभियान अब तक हुए, जहां अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन ये तमाम जगहों से सूर्य मिशन हो चुका है। लेकिन इन्होंने नासा की सहायता से आगे अपना सूर्य मिशन भेजा था। नासा ने 1960 में भेजा था, और साथ ही जर्मनी ने 1974 में अपना पहला सूर्य मिशन नासा के साथ ही में भेजा था। और जो अगला था वो यूरोपियन की तरफ से भेजा गया था। यूरोपीय एजेंसी ने भी ये स्पेस तैयार किया था 1994 में अपना पहला सूर्य मिशन वो भी नासा के साथ भेजा था। और अब भारत अपना सूर्य मिशन तैयार कर चुका है, वो भी अपनी दम पर अकेले भेजने के लिए तैयार है। इसरो की तरफ से अब लॉन्च किया जाएगा। अब से कुछ ही समय का वक्त बचा है। तो इसरो का जो मिशन आदित्य L1 है, आखिर वो है क्या, वो भी आपको बताते चले। जो आदित्य L1 मिशन को सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज पॉइंट पर भेजा जा रहा है, क्योंकि धरती और सूर्य के बीच का एक पॉइंट है जिस पर यह मिशन भेजा जा रहा है। आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य L1 के पास की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना कि क्या क्या चीजें वहां पर मौजूद है। और जो ये मिशन है ये 7 पेलोड लेकर अपने साथ जा रहा है। इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं आदित्य L1 में। तो वही 7 पेलोड अलग अलग वेव बैंड में फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, सूर्य की सबसे बाहरी परत पर रिसर्च करने में सूर्य की मदद करेंगे। तो सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग 10 लाख डिग्री तक कैसे पहुंच सकता है, जबकि सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री है। तो वही आदित्य L1 मिशन को सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज पॉइंट 1 पर भेजा जा रहा है। तो ये सूर्य और धरती के बीच का पॉइंट है L1, जहां भेजा जा रहा है। आदित्य L1 मिशन का जो लक्ष्य है, L1 के पास की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना। जो पॉइंट है उन सभी का अध्ययन इस L1 पॉइंट से ही आदित्य L1 करेगा। तो ये मिशन अपने साथ 7 पेलोड लेकर जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बता दें कि ये जो
सूर्य की कक्षा में रहेगा, करीब कुछ दूरी पर रहेगा, जो कि L1 पॉइंट बनाया गया। और इस बीच आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि जो हमारे वैज्ञानिक है उनके लिए भी काफी खास ये पल रहने वाला है, क्योंकि जब ये लॉन्च किया जाएगा और जब उस पॉइंट पर जाकर वहां स्थापित किया जाएगा, उसके बीच कई ऐसी मुश्किलें होंगी, कई ऐसी चुनौतियां होंगी जिसका सामना इसरो को करना पड़ेगा, क्योंकि सौर में बहुत से ऐसे तत्व हैं जिसमें विस्फोटक गतिविधियां लगातार होती रहती हैं। अब इन गतिविधियों के बीच में जो आदित्य L1 है उसको किस तरह से सेफ रखा जाए, उसको किस तरह से आगे कार्य कराया जाए, ये बड़ी चुनौती होगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर इसरो चीफ की तरफ से पहुंचे थे इसरो चीफ, और यहां पर पूजा अर्चना की थी श्री वेंकटेश्वर मंदिर में। तो आपको बता दें कि हमारा जो आदित्य L1 है वो पूरी तरह से लॉन्च के लिए तैयार है, और अब से कुछ ही समय का वक्त बचा है जब लॉन्च कर दिया जाएगा। और सभी इसकी प्रार्थना कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से सुरक्षित सेफली लॉन्च हो जाए, कोई भी दिक्कतें ना आए। फिलहाल सभी को उस घड़ी का इंतजार है और हम भी इस घड़ी का इंतजार करें, लेकिन वक्त हमें इतनी ही इजाजत देता है। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए News 1 इंडिया। नमस्कार।